Hello, dear parents and students of class 7th. How are you all? I hope you all are fine. तो हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर एसएसटी का अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे साइंस की और जल्दी ही आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्च में आपके ईयरली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। मैंने ये जो पेपर आपके लिए बनाया है, ये आरओ से जो आपका ब्लूप्रिंट आया है, उसके बेसिस पे बनाया है। तो ये बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, रैंडमली ऐसे ही कोई व्यूज़ के लिए पेपर उठा के नहीं डाल दिया है। इस पेपर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। उम्मीद करता हूँ इसमें से आपके लिए बहुत कुछ आएगा। एक बात और दोस्तों जो आपको बतानी है वो ये कि अब मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है www.helloadhyapak.com। आप चाहें तो वहाँ जाकर पिछले साल के, इस साल के क्वेश्चन पेपर्स को और वर्कशीट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो अभी बात करते हैं इस पेपर की। तो आइए वहाँ पर आपको कुछ और पेपर्स भी मिल जाएँगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अभी हम पहले इस पेपर की बात करते हैं जो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, जहाँ मुझे लगता है कि इसमें से बहुत कुछ आपके पेपर में आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो है वहाँ पर आपको 14 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आइए बात करते हैं एक-एक एमसीक्यू की। पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द केस। आपके फादर जो है वो एक सॉस पैन लाए हैं मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स ए और बी। यहाँ पर मटेरियल ए है, यहाँ पर मटेरियल बी है। तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो ए जो है वो मेटल का बना है, ये गुड कंडक्टर होना चाहिए, और बी जो है वो बेकेलाइट या प्लास्टिक का बना है, और इसकी जो अ, ये पुअर कंडक्टर होना चाहिए हीट का। चलिए आते देखते हैं कौन-कौन सा ऑप्शन है। बोथ ए एंड बी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये तो नहीं होगा। बोथ ए एंड बी आर पुअर कंडक्टर्स, ये भी नहीं होगा। A is good conductor, B is poor conductor. Yes, this is the right answer. So C is the correct option. Second है a smoke detector is a device that detects smoke and sounds an alarm. आपने मूवीज में देखा होगा जैसे कोई स्मोक होता है या आग लगती है तो एकदम से अलार्म बजने लग जाता है, ठीक है, और वो छत पे हमें दिखता है, वहाँ पर से फिर पानी की वो बौछार भी आने लग जाती है। दैट इज कॉल्ड स्मोक डिटेक्टर। तो सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम, द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दिस डिवाइस विल बी नियर द फ्लोर, या फिर इन द मिडल ऑफ द वॉल, ऑन द सीलिंग, या एनीवेयर इन द रूम। तो बेस्ट ऑप्शन है ऑन द सीलिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मोक जो है वो हल्की होती है हवा से और वो सीधा ऊपर उठेगी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उसको सीलिंग में अगर लगाएंगे तो वो आसानी से स्मोक को डिटेक्ट करेगी। थर्ड है द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये जो वन ऑसिलेशन पूरी करता है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और स्पीड। तो द करेक्ट आंसर इज टाइम पीरियड। फोर्थ है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। इस तरीके से सीधी जा रही है और उसकी स्पीड भी नहीं बदल रही है। तो ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर, नाजी, ऑसिलेटरी। ये तो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, हाँ ये हो सकता है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ है लुक एट द इमेजेस शोन इन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट इमेज शोइंग शैडो फॉर्मेशन ऑफ द बॉय। तो यहाँ पर देखिए ये इमेज, ये तो अभी इसके लगभग सर पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इवनिंग और मॉर्निंग का नहीं लग रहा मुझे, ये इमेज कुछ ज़्यादा ही लंबी दिख रही है। और ये जो है बिल्कुल छोटी इमेज है, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए था, मतलब दिन के समय, राइट? तो ये वाली फिर भी ठीक लग रही है और ये भी मुझे ज़रूरत से ज़्यादा लंबी लग रही है। तो आई थिंक सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग? डायफ्राम का क्या रोल है ब्रीदिंग में? तो हमें पता है डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट में है वो कैविटी बढ़ती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? टू फिल्टर द एयर, टू प्रोड्यूस साउंड, टू हेल्प इन इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ, द ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड, ये तो हमारा दिल ही करता है ना, तो करेक्ट आंसर है बी, हार्ट। एट्थ है द डाइजेस्टेड फूड इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन। तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में। अब कौन सा वाला, स्मॉल या लार्ज? लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वेस्ट को रिमूव करना, तो फिर क्या बचा हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है X is broken down using Y to release carbon dioxide and Z and energy। तो ये X है, कोई एक चीज़ है जिसमें हमने Y को ऐड किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड, Z और एनर्जी पीछे बचा है। तो हमें बताना है कि X, Y और Z क्या
हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये, अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो ये होना चाहिए ग्लूकोज़, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब चीज़ें जो हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना ग्लूकोज़ है। तो ग्लूकोज़ में हम क्या मिक्स करेंगे? ग्लूकोज़ में जब आप ऑक्सीजन को मिक्स कर दोगे, तो वो जो है ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आएगा वाटर और एनर्जी। तो ग्लूकोज़, ऑक्सीजन, वाटर शुड बी द करेक्ट आंसर। 10th है साहिल, रेखा एंड पैट्रिक एंड कासिमा आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम थ्रू द पाइप एज शोन इन द फिगर। तो इसमें से देख रहे हैं, अब कैंडल किसको दिखाई देगी? साहिल को, रेखा को, पैट्रिक को या कासिमा को? तो हमें पता है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब है लाइट यहाँ तक तो सबके लिए आ रही है, पर फिर यहाँ आने के बाद कासिमा तो कैंसल आउट हो गई, पैट्रिक भी कैंसल आउट हो गया और साहिल भी कैंसल आउट हो गया। रेखा इज द ओनली करेक्ट आंसर। 11th, फोर फ्रेंड्स यूजिंग द फॉलोइंग वेज टू सी सोलर एक्लिप्स। चार दोस्त जो है वो सोलर एक्लिप्स देख रहे हैं। इनमें से कौन जो है सबसे ज्यादा केयरलेस है? रवि किरण यूज्ड अ सोलर एक्लिप्स गॉगल, तो ये तो सही है। ज्योति यूज्ड अ मिरर टू प्रोजेक्ट सन्स इमेज, ये डायरेक्टली नहीं देख रही है, तो ये भी ठीक है। हमें ढूंढना है केयरलेस कौन सा है। आदित्य सॉ द सन डायरेक्टली विद हिज आईज, यही है आदित्य जो है ये गलती से उसको देख रहा है, जो हमें बिना किसी प्रोटेक्शन के हमें नहीं देखना चाहिए सूरज की तरफ, स्पेशली सोलर एक्लिप्स में। 12th क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको 3 असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। असर्शन क्या होता है? एक स्टेटमेंट है। रीजन क्या होता है? उस सेंटेंस का रीजन है। हमें ये बताना है कि सेंटेंस और उसका रीजन एक दूसरे को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 12th है यहाँ पर, वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन, हम हाँ ठीक है, हम हवा लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। एयर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन इज वन ऑफ द इट्स मेजर कंपोनेंट्स, तो ये दोनों ही सही है। तो अब ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। हाँ, यही सही है ना? क्योंकि दोनों ही सही हैं और आर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को। 13th है, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन लीव्स, ये करेक्ट है। और रीजन क्या है? लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, ये भी सही है। और इसका मतलब ये है कि दोनों ही सही हैं और ये जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगेन हमारा आंसर जो है वो बी है। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन क्या है? द इंडियन क्रिकेट टीम शुड पैक समर क्लोथ्स फॉर देयर मैच इन ऑस्ट्रेलिया इन दिसंबर। रीजन क्या है? क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, जहाँ तक इंडियन क्रिकेट टीम का पैक करने का, सामान पैक करने का है, तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मियाँ होती हैं, इसलिए उनको समर क्लोथ्स करने चाहिए। हमारे इंडिया की तरह नहीं होता, इंडिया में दिसंबर में सर्दी होती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। तो ये तो सही है, लेकिन इसका क्या ही लेना-देना है? क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इसका कपड़ों से कोई लेना-देना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ए तो सही है, लेकिन बी जो है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। इसके बाद आ गए हमारे पास सेक्शन बी, यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन हैं। आइए इनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ल्यूमिनस? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है और वो लाइट को एमिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पर लाइट पड़े और फिर वो रिफ्लेक्ट करे, ऐसा नहीं है। ल्यूमिनस मतलब खुद चमक रहे हैं अपनी लाइट से। तो मार्स जो है प्लैनेट है, नहीं ये ल्यूमिनस नहीं है। मून नहीं, ये सन की रोशनी इस पे पड़ती है तब ये चमकता है। पोल स्टार इसकी अपनी रोशनी है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन अपना खुद की रोशनी से चमकता है, तो दिस इज ऑल्सो ल्यूमिनस। वीनस और मिरर बाकी नहीं है, तो यही दोनों आंसर करेक्ट है। उसके बाद आइए एक-एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसके बाद है 16th क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रैवल्स 150 मीटर इन 10 सेकंड्स। हमें निकालना क्या है? स्पीड। तो मैंने दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आपको फॉर्मूला याद रखने में अगर दिक्कत होती है तो आप ऐसे एक ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पर लिखो डी, क्योंकि डी पहले आता है, और फिर आप लिखो डी के बाद आता है एस और फिर उसके बाद आता है टी, DST। तो इससे क्या होगा, आपको फ़ॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और पहले एबीसीडी में डी आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप एस इंटू टी कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएँगे। अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमें जैसे क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज़ इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में डिस्टेंस और नीचे आ जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 150, और स्पीड कितनी है? सॉरी, टाइम कितना है? 10। तो 150 अपॉन 10 यानी कि 15 मीटर आपका जो है पर सेकंड की स्पीड आपकी आनी चाहिए।
लेकिन अभी जो आंसर हमारे पास आया है वो है 15 मीटर पर सेकंड, हमें आंसर देना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.6 से। जैसे ही आप इसको 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीड आ गया मीटर, 15 मीटर पर सेकंड आ गया, फिर हमने उसको 3.6 से मल्टीप्लाई किया, हमारी स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर। उसके बाद 17th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ्स डैश। अब दिन और रात जो है अर्थ की, देखो अर्थ दो तरीके से रिवॉल्व करती है, एक तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और एक अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे घूमती रहती है। तो दिन और रात जो है वो खुद की रोटेशन पे होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन। दूसरा है व्हेन द मून फुली कवर्स द सन फ्रॉम आवर व्यू। जब हम देख रहे हैं और मून जो है अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में आ जाए, तो इसको कौन सा सोलर एक्लिप्स बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, पूरे तरीके से पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे टोटल। चलिए, 18th क्वेश्चन क्या है, डज द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक प्लांट मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर किसी प्लांट की जो लीव्स है वो ज़्यादा चौड़ी है, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे, खाना बनाने पे? तो हाँ, ब्रॉड और फ्लैट लीव्स जो है वो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा सूरज की रोशनी उतनी ज़्यादा पड़ेगी, उतनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। तो हम कह सकते हैं यस, ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेकिंग फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 आएंगे आपको। पहला है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, द वाटर साइकिल हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जस्टिफाई स्टेटमेंट। मतलब वाटर साइकिल जो है वो पानी को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है और वापस जो है पानी ज़मीन में भरता है, ताकि हम उसका फिर से इस्तेमाल कर सकें। तो क्या ऐसा है? तो वाटर साइकिल जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है? मतलब पहली बात तो ये है कि सर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है पानी? तो इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है पानी और फिर वापस कंटिन्यूअस सप्लाई होती जाती है, बारिश होती है, वापस वो पानी ज़मीन पर आ जाता है और फ्रेश वाटर जो है अर्थ को मिल जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, वाटर साइकिल डिस्ट्रीब्यूट वाटर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ensuring continuous supply of fresh water on earth। अब इसके साथ में एक और क्वेश्चन है, ये आपके जो आरओ से जो मिला था हमें, क्या कहते हैं इसको, ब्लूप्रिंट, उसमें ये लिखा हुआ था कि 19th क्वेश्चन जो है वो और में होना चाहिए और इस चैप्टर से होना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमने ये क्वेश्चन आपको एक और में और दे रखा। तो इसके और में जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई आर होलो ब्रिक्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज इन हॉट रीजन। हमने देखा है कि आजकल वो जो सीमेंट कलर की होलो ब्रिक्स चल रही हैं आजकल, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉलो है, मतलब अंदर से खाली है, तो उसमें हवा होती है, वो हवा ट्रैप हो जाती है जब हम उससे दीवार बनाते हैं। और हमें पता है कि हवा जो है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, जिसकी वजह से बाहर की गर्मी जो है वो घर के अंदर तक नहीं आती। तो आप कह सकते हैं hollow bricks trap air which is a poor conductor of heat keeping our houses cool। आप चाहें तो इसको थोड़ा लंबा करके भी लिख सकते हैं, बट मेन आइडिया यही है इस क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है, अ बॉय मेजर्स द लेंथ ऑफ हिज शैडो एट 9 AM, 12 PM एंड 4 PM विद द हेल्प ऑफ फ्रेड। तो उसने 3 बार अपनी जो है हाइट नापी। तो एट विच ऑफ द गिवन टाइम्स इज योर शैडो द शॉर्टेस्ट? सबसे छोटी कब होगी शैडो? ऑब्वियसली दिन में। तो 9 AM, 12 PM और 4 PM में से जो 12 PM है इस वक्त आपकी शैडो सबसे छोटी होगी। और व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? ऐसा आपको क्यों लगता है, क्यों होगा? क्योंकि सन जो है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है और शैडो जो है वो शॉर्टेस्ट बनती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 21st क्वेश्चन है, वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, और व्हाट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? आपको पता है जैसे ही कोई धूल मिट्टी हमारी नाक में जाती है हम छींकते हैं जोर से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डस्ट है वो हमारे जो नाक के अंदर जो नेज़ल
लाइनिंग है इसको इरिटेट करती है, डिस्टर्ब करती है। तो नोज़ क्या करती है, इस डस्ट को और जर्म्स को बाहर फेंकने की कोशिश करती है ताकि वो जो नेज़ल लाइनिंग की इरिटेशन है वो कम हो सके। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है और ये जो स्नीज़िंग है ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें नाक खुद कोशिश करती है कि डस्ट और जर्म्स को बाहर फेंक दिया जाए। तो हम लिखेंगे क्या, स्नीज़िंग हैपेंस बिकॉज़ डस्ट इरिटेट्स नेज़ल लाइनिंग, नोज़ ट्राई टू एक्सपेल डस्ट एंड जर्म्स। 22nd है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। कैसे आप ये कह सकते हैं? तो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करती है एक तो ऑक्सीजन और एक खाना, क्योंकि वो प्लांट्स के द्वारा होता है। और रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन को यूज़ करती है, जो कि हम ह्यूमन्स और एनिमल्स करते हैं, और इसके बदले में रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं हम। तो फोटोसिंथेसिस से हमें मिलती है ऑक्सीजन और हमारी रेस्पिरेशन से प्लांट्स को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो नेचर है उसमें बैलेंस बनता है। तो photosynthesis produces oxygen and food, respiration uses oxygen and releases carbon dioxide. Together they maintain balance in nature. 23rd question है, why do you think lunar eclipse can be seen from a large part of the earth when they happen but total solar eclipse can be seen only a small पार्ट ऑफ द अर्थ? मतलब जब चंद्र ग्रहण होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, तो वो हमें बहुत बड़े हिस्से से दिखाई दे देता है। मतलब अलग-अलग डिफरेंट जगहों पे जो लोग होते हैं अर्थ पे वो देख सकते हैं। लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स जो है वो केवल छोटे से हिस्से से ही दिखाई देता है अर्थ के, ऐसा क्यों? तो लूनर एक्लिप्स आसानी से दिखाई दे जाता है क्योंकि लूनर एक्लिप्स तब होता है जब अर्थ की शैडो पड़ती है ना? और अर्थ की शैडो जो है वो बहुत बड़ी है। सोलर एक्लिप्स तभी दिखाई देता है जब मून की शैडो जो है वो अर्थ पे पड़ेगी, और मून जो है कंपैरेटिवली छोटा है तो उसकी शैडो भी छोटी पड़ेगी। तो जो पूरा सूर्य ग्रहण है वो वहीं पे दिखेगा जहाँ पे मून की शैडो जो है वो पूरी तरीके से पड़ेगी। यही कारण है कि हमें लूनर एक्लिप्स ज़्यादा हिस्से से दिखता है, लेकिन जो सूर्य ग्रहण है वो छोटे से हिस्से पे ही पूरी तरह से दिखाई। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लूनर एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम लार्ज एरिया बिकॉज अर्थ शैडो इज लार्ज। सोलर एक्लिप्स इज विजिबल ओनली इन अ स्मॉल रीजन बिकॉज वेयर मून शैडो फॉल्स। अब बात करते हैं सेक्शन डी। ये है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स के हैं। 3 है इसमें। 24th क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड इट्स स्पीड। पहला किलोमीटर पर आवर में, फिर मीटर पर सेकंड में, और फिर हमें व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 4 आवर इफ इट मेंटेन्स द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। चलिए स्पीड निकालनी है, हमें फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला है ऊपर डी नीचे एस और टी। तो इस तरीके से हमें अगर निकालनी है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर, टाइम कितना है 3 आवर्स, तो स्पीड आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस ये है कि हमें जो स्पीड निकालनी है वो मीटर पर सेकंड में निकाल। तो ऊपर हमने क्या किया था, मीटर पर सेकंड को जब हम एक्चुअली कन्वर्ट कर रहे थे किलोमीटर पर आवर में, तो हमने उसको 3.6 से मल्टीप्लाई किया था। एक्चुअल में हमने उसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया था। मैंने इसको क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से डेसिमल फॉर्म में लिख दिया था। तो अगर मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर में कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदल रहे हैं, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है 60 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से जब आप 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 16.67 मीटर पर सेकंड। आपका 16.666 इस तरह से जाएगा, तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक कर। तीसरा पार्ट है कि अगर हम 4 आवर की जर्नी करते हैं इसी स्पीड से, तो हम कितना कर लेंगे। तो अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर है तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4, 6 4 जा 24, यानी कि 240 किलोमीटर कवर होना चाहिए इस तरह से। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 60 इंटू 4 इज 240 किलोमीटर। 25th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे आपको नहीं आएगा, मैंने यहाँ इसलिए दिया है। देखिए हो सकता है या तो वो आपको डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में पूछ लें,
उसके स्टेप्स के बारे में पूछ ले, या हो सकता है वो आपको डायग्राम बनाने को बोल दें, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको डायग्राम दे दे और पार्ट्स को लेबल करने के लिए दे दे। तो ये 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पर तीनों को एक साथ मिला दिया है ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने ये क्वेश्चन तो दिया नहीं था, ये आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने बहुत शॉर्ट में आंसर दिया है, अगर लॉन्ग आंसर है तो आपको लॉन्ग तरीके से ही इसका आंसर देना पड़ेगा। अगर वो प्रोसेस पूछते तो डाइजेशन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बाकी अगर डायग्राम बनाने को देते हैं, डायग्राम बना दीजिए, लेबल करने को देते हैं तो वो सबसे ईज़ीएस्ट पार्ट है, प्रोसेस है, मतलब तरीका है इस क्वेश्चन का देने का। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कर दिया है। देखिए, पहले सबसे पहले फूड जो है वो माउथ से जाता है, जहाँ पर उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। फिर वो ईसोफेगस, ये रही हमारी ईसोफेगस, माउथ के थ्रू जाता है। ईसोफेगस के थ्रू ये स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह जो भी मिलने हैं वो मिल जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पर एब्ज़ॉर्प्शन होगी। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट जाएगा, ठीक है? और एंजाइम्स जो हैं डाइजेस्ट करते हैं फूड को, न्यूट्रिएंट जो है वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। ये आपकी डायग्राम है। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो चाहेंगे कि आसान रहे आपका पेपर, तो वो आपको इस तरह से डायग्राम देकर और आपसे ये पूछ सकते हैं, बताओ ये वाला हिस्सा कौन-सा है, ये वाला ऑर्गन कौन-सा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको एक और में क्वेश्चन मिलना चाहिए यहाँ पर लॉन्ग में। तो यहाँ पर एक और में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है मैंने वो ये है, रक्षिता टुक 2 क्लीन टेस्ट ट्यूब्स लेबल ए एंड बी, filled them with the lime water. In test tube A, she passed the surrounding air that we inhale by sucking air through the pipe. In test tube B, she blew her exhaled air through another pipe. What is Rakshita was trying to इन्वेस्टिगेट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट? तो वो इससे क्या पता करना चाहती है? तो वो कंपेयर करना चाहती है इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर को, मतलब जो सांस हम अंदर लेते हैं और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या फर्क है, उसके बारे में ये जानना चाहती। सेकंड है, व्हाट चेंज विल हैपन इफ इन द लाइम वाटर वी एक्सहेल्ड एयर इज ब्लोन इनटू टेस्ट ट्यूब बी। मतलब टेस्ट ट्यूब बी में अगर हम एक्सहेल्ड एयर जो सांस हम छोड़ते हैं वो छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो क्योंकि उसके अंदर लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, मिलता है, तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ना, सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है दूध की तरह। तो आप लिख देंगे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड है, व्हाट कैन रक्षिता लर्न अबाउट इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? क्या सीख रही है वो? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों में ही है, इनहेल्ड में भी, एक्सहेल्ड में भी, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। 26th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जो लाइट को पास होने देते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो है उनके आर पार आसानी से दिखाई देते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया या साफ पानी हो गया या हवा हो गई। ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो होते हैं जो कुछ हिस्सा जो लाइट का है, मतलब पार्शियली उसको पास होने देते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो है ब्लर जैसे दिखाई देते हैं, ब्लर्ड जैसे ब्लर्ड इमेजेस होती हैं, जैसे बटर पेपर हो गया, या हम जो बाथरूम में फ्रॉस्टेड ग्लास लगाते हैं, कोई पतला कपड़ा हो गया, थिन क्लॉथ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ट्रांसलूसेंट कहलाती है। ओपेक जो है वो लाइट को पास नहीं होने देते, उनकी शैडो बनती है पूरी-पूरी, जैसे कि वुड हो गया, मेटल हो गया, स्टोन हो गया या कार्डबोर्ड हो गया। तो ये रहा सारा आंसर, एक्सप्लेन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। तो ट्रांसपेरेंट ये हो गए, ट्रांसलूसेंट यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है? और ओपेक जो है वो यहाँ हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आता होगा, आई एम श्योर। सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस आएँगे, एक आपको पैराग्राफ मिलेगा, सिचुएशन मिलेगी, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैंने पहला जो लिया है वो है सी ब्रीज़। People living in coastal area experience an interesting phenomena caused by the heating and cooling of land and water at different rates. हमें पता है कि समुद्र के पास जितने भी होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी जो है जल्दी गर्म भी नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता, लेकिन ज़मीन जो है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। As the land gets heated faster than water during the day, it causes warm air above the land to rise. This causes uh, cooler air to move from the sea towards land. This movement of cooler air from the sea to the land is called sea breeze. तो दिन में सूरज की गर्मी की वजह से धरती जो है ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ हवा ऊपर की तरफ उड़ जाती है।
और इस गैप को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं जो है वो दिन की तरफ चलती हैं और दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो वाई डू कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस दिस फिनोमेना, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लैंड और वाटर है उसका हीटिंग रेट अलग-अलग है। लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। इसके बाद बी है व्हिच गेट्स हीटेड फास्टर ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में क्या जल्दी गर्म होता है, लैंड या वाटर? हमें पता है लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। व्हाट हैपेंस टू द एयर अबव द हीटेड लैंड? तो हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम सी टू लैंड कॉल्ड? इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज़। उसके बाद 28th क्वेश्चन है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का है लेकिन ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। वानी बिलीव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। शी पुट्स एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपकी बुक में ये कलर्ड पिक्चर दी हुई है, इसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया है ताकि आपको साफ-साफ दिख सके। टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हर आइडिया। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले में सनलाइट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसमें सनलाइट है कार्बन डाइऑक्साइड के बिना। तो यहाँ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हैं, यहाँ सनलाइट है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहाँ सनलाइट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर दोनों ही नहीं है। अब रश्मिका ऑब्जर्व दैट इन द मॉर्निंग शैडो ऑफ द ट्रीज वर लॉन्ग बट बिकेम शॉर्टर एट नून एंड अगेन लॉन्गर इन द इवनिंग। शैडो जो है वो सनलाइट की वजह से बनती है, ठीक है। इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप्स विल स्टार्च बी फॉर्म? स्टार्च ग्लूकोज वगैरह एनर्जी किस में बनेगी? तो वो बनेगी सिर्फ इसमें, ठीक है। बाकी तीनों में कोई ना कोई चीज मिसिंग है। इन विच प्लांट द अबव सेटअप स्टार्च विल नॉट बी फॉर्म? तो ये जो तीनों हैं इसमें स्टार्च नहीं बनेगी। सी है इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप्स ऑक्सीजन विल बी जनरेटेड? तो ऑक्सीजन जो है इसमें आएगा क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस वगैरह होगी। और किस में नहीं होगी जनरेट? तो इसमें नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है दोनों में से। तो यहीं पर आपका पेपर ये कंप्लीट होता है दोस्तों। एक बार फिर बता दूं आपको, helloadhyapak.com पर जाकर आप क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। 7th क्लास की वर्कशीट्स अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं, वो धीरे-धीरे अपलोड कर दूँगा। लेकिन PT2 के और हाफ ईयरली के सॉरी नॉट हाफ ईयरली, ईयरली के क्वेश्चन पेपर्स मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।